हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो हमें आज स्टार्ट करना है, अभी भी बच्चे आ रहे हैं। अटेंडेंस मार्क करेंगे सभी बच्चे। हाँ जी, चलिए तो आज के टॉपिक का नाम लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, शॉर्ट में हम इसको टीडीएस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी लेवल की बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। टीडीएस में हमें क्या चीज पढ़ना है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराना जरूरी है। ये एक व्यक्ति है और ये है मिस्टर राम और ये है मिस्टर गोपाल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि राम एक बिजनेसमैन है, ये एक बिजनेसमैन है, या ये कोई भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि राम एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन होने के नाते ये कोई भी बिजनेस कर रहा है। तो जो राम का बिजनेस है, राम के बिजनेस से कोई सामान या कोई सर्विसेज जा रही होंगी और बदले में मिस्टर गोपाल इसको पेमेंट कर रहा होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि राम एक बिजनेसमैन है और मिस्टर गोपाल जो है ये इसका एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई क्या करता है? एम्प्लॉई अपनी सर्विसेज देता है और बदले में क्या पाता है? बदले में सैलरी पाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, हम कोई भी ले सकते हैं। चलो एम्प्लॉय का ही उदाहरण ले सकते हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। एम्प्लॉय ने क्या किया? एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज दे दी। क्या दे दी? सर्विसेज, और बदले में पाया पेमेंट। पेमेंट जिसको हम सैलरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब राम को मैं यहां पे बोलूंगा कि राम इज अ पेयर, जो पेमेंट करता है, और गोपाल को हम नाम दे देंगे कि ये पेई है, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है। दोनों लोगों की बात करते हैं, एक पेयर है एक पेई है। टीडीएस को अगर आपको अच्छा कमांड हासिल करना है, अच्छे से समझना है, तो आपको इन दो लोगों की पहचान जरूरी होनी चाहिए कि पेयर कौन है और पेई कौन है। और टीडीएस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें जितने भी डिस्कशंस करने हैं, मैक्सिमम डिस्कशंस वो इस पेयर से रिलेटेड होंगे, इस पेयर से रिलेटेड। ठीक है बच्चे, पेई का एक ही काम है, वो छोटा सा काम है, वो हम निपटा देंगे अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन पेयर के बहुत सारे काम। आज की क्लास पूरी इस मुद्दे पे डिवोटेड है कि पेयर के क्या क्या काम है। तो सरकार ने पेयर को कहा है, पेयर, पेयर इज द हीरो। पेयर के सारे डिस्कशंस होंगे पेयर को रिलेटेड। ठीक है, पेई का छोटा सा काम है, वो मैंने कहा मैं बता दूंगा पेयर का क्या काम है, थोड़ा सा है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन पहले पेयर के बारे में डिस्कशन करते हैं। पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पेयर के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जब भी तुम कोई पेमेंट करोगे तो इस पेमेंट पे कुछ अमाउंट टैक्स का काटने के बाद ये टैक्स आप गवर्नमेंट को जमा करा देना टीडीएस के नाम पे, और उसके बाद जो रिमेनिंग पेमेंट है, रिमेनिंग पेमेंट वो आप इस पेई को दे देना। ठीक है,
तो पेमेंट काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राम की, मतलब पेयर की। और पेमेंट किसके अमाउंट से काटा जाता है? पेई के अमाउंट से काटा जाता है। ठीक है, अब पेमेंट काटने के बाद क्या करना होता है सर? ऐसा तो सर कभी भी हो सकता है कि हमने कभी भी पेमेंट कर लिया, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, किसी को भी पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के बाद हम उसको बोलेंगे कि नहीं, हमें कुछ परसेंट जो है वो हम सरकार को जमा कर देंगे, आपका टैक्स। ऐसा नहीं है बच्चे, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें टीडीएस चैप्टर में धीरे धीरे क्लियर करनी पड़ेगी कि हमें कौन सा व्यक्ति पेमेंट पे टीडीएस काट सकता है, कब कब काटना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं आज हम करेंगे। अच्छा, टीडीएस काटने के बाद मैंने कहा कि कोई भी जब पेमेंट करता है, फिलहाल हम कोई लेते हैं, हमने अभी उसको डिस्कस नहीं किया है कि कौन काट सकता है, कब काट सकता है, इस पे हमारी चर्चा नहीं है अभी। हमने सिर्फ अभी ये कहा कि कोई भी पेमेंट करते समय जब भी टीडीएस काट लिया जाए, उस टीडीएस का क्या करना है, उस टीडीएस का क्या करना है। अभी भी लोग आ रहे हैं, चलिए उस टीडीएस का क्या करना है। तो मैं लिखूंगा यहां पे, जब भी हम आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस काटने के बाद पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेयर, पेयर को क्या क्या काम करने पड़ेंगे। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला काम जो है, सबसे पहला काम जो है, क्या इस टीडीएस को काटने के बाद अपने जेब में रखना है? जवाब है नहीं, इस टीडीएस को जमा करना है। डिपॉजिट, डिपॉजिट टीडीएस इन गवर्नमेंट अकाउंट। जितना भी टीडीएस आपने काटा, इसको आपको गवर्नमेंट के खाते में जमा करना पड़ेगा। सर कब जमा करना पड़ेगा? सारी चीजें आ जाएंगी, फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ये हमारा मंथली होता है, मंथली जमा कराना पड़ता है हमें सारा टीडीएस, जितना हमने इस मंथ में, मान लीजिए अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में जितना भी हम टीडीएस काटेंगे, मंथ के बाद हम इसको जमा करेंगे। ठीक है, एक मंथ का एक साथ हम जमा करते हैं। ठीक है, डेट्स हम अभी पढ़ेंगे आगे, बट फिलहाल के लिए इतना है कि मंथली जमा होता है। ओके, आगे चलते हैं। डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है? सर सरकार को कैसे पता चलेगा कि ये टीडीएस किसका आया हुआ है? तो डिपॉजिट करने के बाद सरकार ने कहा है कि आप फाइल करो, फाइल क्वार्टरली रिटर्न्स। मतलब जिस जिस व्यक्ति का आपने टीडीएस काटा है उसकी डिटेल तो दे दो। आपने 3 महीने का टीडीएस जमा कर रखा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, इसमें से राम का भी है, श्याम का भी है, घनश्याम का भी है, गोपाल का भी है, अली का भी है। ठीक है, ये सारे लोगों का टीडीएस इसमें है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका कितना है? तो सरकार ने कहा कि आप एक काम कर लीजिए, आप हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद एक हमें फॉर्म दे दीजिए, जिसमें आप ये बताएंगे कि ये जो टीडीएस है, राम का कितना है, श्याम का कितना है, घनश्याम का कितना है, मोहन का कितना है, गोपाल का कितना है, अली का कितना है, सबका हिसाब लगा के। अब सर ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो कितने राम, कितने श्याम, कितने मोहन दुनिया में होंगे, फिर कैसे पता चलेगा? बेटा आपने सुना होगा, एक होता है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो सरकार की तरफ से आपको अलॉट होता है। ये होता है आपका इनकम टैक्स में पहचान पत्र। ठीक है, इससे आप पहचाने जाते हैं कि ये पैन 2 व्यक्तियों का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, आपका पैन जो है, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ ये जो है, मान लीजिए अगर मिस्टर राम का 10,000 रुपए का टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है, मिस्टर राम का पैन नंबर है फॉर एग्जाम्पल AABPC 4259K, ऐसे पैन नंबर होता है। ठीक है, पहले 5 जो होते हैं, पहले 5 होते हैं इसमें अल्फा, फिर 4 होता है न्यूमेरिक, फिर 1 होता है अल्फा। ये पैन का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चे, ये पैन का स्ट्रक्चर है। अब इसको आप कैसे पहचानोगे कि ये पैन किसका है? इंडिविजुअल का है, फर्म का है, कंपनी का है, ट्रस्ट का है? तो इसके लिए भी पहचानने के लिए तरीका है। ये आम बच्चों को नहीं पता होता, सिर्फ खास हो, आप मेरे खास हो इसलिए बता रहा हूं। ये जो चौथा अल्फाबेट है,
अगर यहाँ पे P लिखा है तो ये इंडिविजुअल का है, अगर C लिखा है तो ये कंपनी का है, ठीक है। अगर F लिखा है तो ये फर्म का है, ऐसे ही करके T लिखा है तो ये ट्रस्ट का होगा। इस चौथे अल्फाबेट से पता चलेगा कि ये पेन किसका है। यहां तक क्लियर है बात? ओके, तो दो काम जो अभी तक पेयर ने किए हैं, पहला काम क्या किया, इसने पेमेंट करते समय टीडीएस काटा। उस टीडीएस काटते समय, टीडीएस काटने के बाद मंथली जो टीडीएस है उसको जमा कर दिया। जमा करने के बाद क्या कर लिया, हर क्वार्टरली एक रिटर्न गया जिसमें उसने सरकार को यह बताया कि मेरा जो टीडीएस जो मैंने जमा करा दिया है इसमें किस किस का टीडीएस कटा हुआ है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा कार्य जो पेयर को करना है। उसके बाद सर पेई को, मान लीजिए मैं एक आम इंसान हूं, एक लेमैन हूं, और मुझे पेमेंट रिसीव करना था 60,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपए का पेमेंट रिसीव करना था, और जो पेयर है, पेयर ने फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 10% का टीडीएस काटा, टीडीएस, और मुझे पकड़ा दिया कितना, 54,000। और ये जो 6,000 रुपए पेयर ने काटे हैं ये कहां जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। अब मैं एक आम इंसान हूं, मुझे नहीं पता टैक्स क्या है, टीडीएस क्या है, पेयर कौन है, पेई कौन है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, मैं, सरकार ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी इनकम कितनी, मैंने कहा 54,000। सरकार ने कहा नहीं आप गलत बता रहे हो। मैंने कहा चेक कर लो, मेरा बैंक का अकाउंट चेक कर लो, आप कहीं पे भी देखो मेरे खाते में 54,000 से अलावा कुछ नहीं आया है। पेयर ने मुझे दिया 54,000, मैंने रिसीव किया, मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 54,000 आए हैं, मुझे इस 6,000 का पता नहीं है। आप कैसे बोल रहे हैं 60,000? सरकार ने पेयर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दी है कि बेटा जब भी तुम किसी का टीडीएस काटोगे उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना, इश्यू टीडीएस सर्टिफिकेट, इसको टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू करना, ताकि इस व्यक्ति को पता चल जाए कि जो मेरा एक्चुअल पेमेंट है, ग्रॉस अमाउंट, इसको मैं 60,000 को बोलूंगा ग्रॉस अमाउंट, ये मेरा एक्चुअल पेमेंट था ग्रॉस, और ये जो 54,000 है इसको मैं बोलूंगा नेट। एक्चुअल पेमेंट मेरा था 60,000 रुपए, जिसपे सरकार की द्वारा कानून के मुताबिक 10% का टीडीएस कटा, 6,000 रुपए जो सरकार के पास जमा है, और 54,000 रुपए मुझे मिला है, मेरे खाते में आ गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर बात? इस टीडीएस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि ये जो मिस्टर राम है, मिस्टर राम को हमने 60,000 का पेमेंट करना था, 60,000 के पेमेंट के बदले हमने इसको क्या कर लिया, 54,000 का पेमेंट कर लिया, और जो बचा हुआ 6,000 रुपए है उसको सरकार के खाते में जमा कर दिया। सर अब मिस्टर राम बेचारा क्या करेगा, इसका तो 6,000 रुपए का लॉस हो गया। सरकार ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जिसका भी टीडीएस जमा होगा हमारे पास, जब वो अपनी इनकम डिस्क्लोज करेगा हमारे पास, मतलब फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालेगा। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया फाइनल टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, हम सारी इनकम्स को जोड़ते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी ले लिया, हाउस प्रॉपर्टी ले लिया, पीजीबीपी ले लिया, कैपिटल गेन ले लिया, अदर सोर्सेज ले लिया, इन सारी इनकम्स को मिला के मैं बोलता हूं जीटीआई। जीटीआई में फिर हम क्या करते हैं, कुछ डिडक्शंस दे देते हैं। इसके बाद आता है जो इसका नाम है टीटीआई। टीटीआई पे कहीं पे स्लैब रेट लगता है, कहीं पे फ्लैट रेट लगता है, फिर जाके हमारा इनकम टैक्स निकलता है, टैक्स आता है। इस टैक्स की पेमेंट हमें करनी होती है। अब मिस्टर राम जो है इसकी तो इनकम ही 60,000 रुपए। सर 60,000 रुपए कैसा टैक्स बने? फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपए कोई टैक्स नहीं है, तो मिस्टर राम को सरकार ने कहा कि आप अपनी इनकम लिखोगे जीटीआई 60,000 रुपए, डिडक्शन निल, टोटल टैक्स इनकम 60,000 रुपए, इनकम टैक्स आया निल। ठीक है सर, फिर उस 6,000 का क्या होगा?
6,000 का ये होगा कि वो 6,000 आपको रिफंड मिल जाएगा ऐसे केस में जहां पे आपका इनकम टैक्स निल हो जाता है। सर मान लीजिए कि राम की इनकम कुछ इस प्रकार है और राम का जो टैक्स आया, राम का टैक्स आया सिर्फ 2,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए का टैक्स आया, तो बाकी का जो 4,000 रुपए है वो रिफंड मिल जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि राम का जो टैक्स आया वो 12,000 रुपए आया, या 12 की जगह हम करेंगे 10,000 रुपए आया, 12 से कंफ्यूजन आ जाएगा। 10,000 रुपए का टैक्स आया राम का, ऐसी इनकम है कुछ राम की कि 10,000 रुपए का टैक्स बना। तो अब जो केस होगा वो कुछ अलग होगा। इसमें से दो एलिमेंट हैं, एक 6,000 रुपए जो ऑलरेडी सरकार के पास है, ये वाला पेमेंट हम सरकार को नहीं करेंगे। बाकी जो इसको 10,000 को मैं बोलता हूँ फाइनल टैक्स लायबिलिटी। फाइनल टैक्स लायबिलिटी के साथ ये 6,000 का पहले एडजस्टमेंट होगा, फिर जो बाकी पेमेंट होगा, रिमेनिंग पेमेंट, इस 4,000 का हम पेमेंट करेंगे। यहां तक बात समझ आई? तब समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, यहां तक तो समझ आ गया। मैंने कहा कि पेयर होता है, एक पेई होता है। पेयर का काम क्या है? पेमेंट करते समय टीडीएस काटना, टीडीएस को फिर जमा कराना मंथली, ठीक है। मंथ के बाद जब क्वार्टर आ जाएगा तो हर क्वार्टर अपने रिटर्न भरना और फिर टीडीएस के सर्टिफिकेट्स इशू कर लेना। सर टीडीएस के सर्टिफिकेट्स कब इशू करने हैं? टीडीएस के सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं या तो क्वार्टरली या ईयरली। इसको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। या तो क्वार्टरली करेंगे हम इसको इशू, या तो ईयरली करेंगे। सर जो अपने हैं, अपनों को हम वेट कराते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप हमारे ही हैं, हमारे पास ही है, तो आप पूरे साल वेट कर लो और एक साल के अंत में आप क्या करो, आप टीडीएस सर्टिफिकेट ले लो। जैसे सैलरी के केस में जो हमारे एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज के केस में एम्प्लॉई को हमेशा जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ईयरली मिलेगा, इसको कभी भी क्वार्टरली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरे साल हमारे पास होता है और साल के अंत में ये आएगा कि हमसे पूछने के लिए या ऐसे इसको कंफर्म करना है कि जो मेरा आपने टीडीएस काटा है वो सरकार को जमा करा दिया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने काटा और जमा ही ना कराया, हमें कैसे पता चलेगा? ये प्रूफ है कि हाँ आपका टीडीएस जमा हो चुका है। तो एम्प्लॉय को हमने कहा तुझे कहाँ जाना है, साल के बाद देख लेना, पूरा टीडीएस एक साथ तुझे जमा मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ साल में एक दो ट्रांजेक्शन होगी और उसका टीडीएस हमने काटा। जैसे मैं मान लीजिए मैं सर्विस देता हूँ वाईएमसीए में या किसी और इंस्टीट्यूट में मैं सर्विस देता हूँ, और ये जो मुझे पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट करते समय टीडीएस काटते हैं। टीडीएस काटने के बाद ये सरकार को जमा कराएंगे, फिर क्वार्टरली रिटर्न भरेंगे, उसमें मेंशन करेंगे कि हाँ हमने नासिर मीर सर का इतना टीडीएस काटा हुआ है। अब मुझे ये चिंता खाई जा रही है कि कहीं मेरा पैसा इन्होंने अपने पास तो नहीं रखा, तो मैं इनसे क्या कहूंगा, हर क्वार्टर में, हर क्वार्टरली मैं इनको बोलूंगा कि भैया मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने कितना काटा है और आपने सरकार को कितना जमा करा दिया, ताकि जब मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं इस टीडीएस के अमाउंट को एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है यहां तक बात? ओके, आगे चलते हैं। क्या सर हर पेमेंट पे टीडीएस कटेगा? जितनी भी पेमेंट्स दुनिया में है फिर टीडीएस काटना पड़ेगा? ऐसे तो अगर हम भी चाहे तो हम तो दिन में 1000 पेमेंट करते हैं, कभी चाय पीने चले गए, ठीक है, कभी ऐसे बाहर मार्केट में चले गए, क्या हर पेमेंट पे टीडीएस कटेगा? अगर ऐसा होता तो बेटा बहुत गड़बड़ हो जाती। मान लीजिए अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? आप चले जाते किसी बुक शॉप पे और बोलते कि भैया एक नोटबुक दे दो या एक पेन दे दो। आपने 10 रुपए का पेन खरीदा और उससे कहा कि ये लो 8 रुपए 2 रुपए टीडीएस आपका या 1 रुपए टीडीएस आपका, मैं सरकार को जमा करा दूंगा। फिर सरकार को मैं क्वार्टरली रिटर्न भरूंगा कि हाँ ये फलानी बुक शॉप का रिटर्न है 1 रुपया। फिर आप अंतिम फाइनल टैक्स लायबिलिटी में इसको एडजस्ट करें, ऐसे गड़बड़ हो गया। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि जितने भी पेमेंट्स हैं, पेमेंट किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि सैलरी हो सकता है, रेंट का पेमेंट हो सकता है, ठीक है, कमीशन हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है,
लॉटरी का पेमेंट हो सकता है, बैटिंग गैम्बलिंग जिसको हम WRC के नाम से जानते हैं, इसका पेमेंट हो सकता है, या बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी हो सकती है। क्या हर पेमेंट पे TDS काटना अनिवार्य है? जवाब है नॉट ऑन एवरी पेमेंट, नॉट फॉर एवरी पेमेंट। सर फिर कब काटना जरूरी है? यही तो हमें पढ़ना है TDS में। अगर ऐसे होता है फिर तो किसी को भी बता दो, कोई भी पेमेंट करो TDS काटो। यही तो हमें पढ़ना है चैप्टर में कि हमें कब कब TDS काटना पड़ेगा, कब नहीं काटना पड़ेगा, कब कितना रेट से काटना पड़ेगा। हर जगह अलग अलग रेट है, सैलरी के लिए अलग रेट है, रेंट के लिए अलग रेट है, कमीशन, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, हर चीज के लिए अलग अलग रेट है। तो सर मतलब हमें ये पता चलेगा कि अगर मैं सैलरी का पेमेंट करता हूं तो मुझे किस रेट से TDS काटना पड़ेगा। हाँ, रेंट का पेमेंट करूं तो किस रेट से TDS करना। जैसे रेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने कहा कि अगर आपने पूरे साल में 2,40,000 रुपए से ज्यादा रेंट दिया है, 2,40,000 से ज्यादा, और ये आपके बिजनेस के रिलेटेड है, बिजनेस या प्रोफेशन के रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको TDS काटना पड़ेगा। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। और TDS का रेट भी इसमें दिया गया है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं जहां पे हमने पढ़ना है। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे कि सरकार ने कुछ जगहों पे, जैसे TDS के कुछ सेक्शंस में यहां पे लिख रहा हूं, सेक्शन 192, 194B, 194BB, 194LA, ये कुछ सेक्शंस हैं जहां पे सरकार ने कहा कि जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट at the time of payment you have to deduct TDS, पेयर को कहा कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन 192 में बता दूं ये सैलरी का है, ठीक है, और ये दोनों सेक्शन जो है ये WRC के हैं, और ये है जब आप कोई कंपलसरी एक्विजिशन होता है, गवर्नमेंट ने आपकी किसी प्रॉपर्टी पे कंपलसरी कब्जा कर लिया और बदले में आपको पेमेंट कर लिया, कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी कोई है, मान लीजिए आपका कोई जमीन है रास्ते में जहां से रेलवे बनना था, तो सरकार ने वहां से कब्जा कर लिया और आपको बदले में पेमेंट कर दिया। तो सरकार ने कहा कि ये कुछ सेक्शंस हैं जहां पे जब पेमेंट करोगे तो TDS काट लेना। सर मतलब ऐसा भी है कि कभी पेमेंट किया नहीं और TDS काटना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जहां पे पेमेंट नहीं किया लेकिन TDS काटना पड़ेगा। सर ऐसे कैसे मुमकिन है? ऐसे तो समझ में आ जाता है, चलो मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं और 10,000 में 8,000 आपको दे रहा हूं, 2,000 काट रहा हूं, फीलिंग आ रही है काटने की, हाँ मैं काट रहा हूं और 2,000 को जमा करा दूं, लेकिन अगर मैं पेमेंट ही नहीं कर रहा हूं तो TDS कैसे काटूंगा? सरकार ने कहा कि बाकी जितने भी सेक्शन है, अदर सेक्शन, उनमें या तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ पार्टी क्रेडिटेड इन अकाउंट। जैसे आप मान लीजिए आपने सैलरी पे करना है, आप सैलरी के लिए एंट्री डालते हैं, आपने एंट्री डाला, या आपने कोई रेंट ये रिपेयर कराना है, रिपेयर करा दिया आपने 90,000 रुपए का, बताओ इसकी एंट्री क्या करोगे? इसकी एंट्री करेंगे सर पहले तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, जिससे हमने रिपेयर करा दिया, पार्टी। यहां पे आपने अभी पेमेंट नहीं किया लेकिन रिपेयर खर्चे को बुक कर लिया, खर्चा बुक हुआ, हाँ, तो इस टाइम पे आपको यहां पे TDS का पेमेंट काटना पड़ेगा। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, अभी हम समझेंगे इसको। मान लीजिए आपने रिपेयर जो करा दिया, ये अप्रैल के, या ऐसे कर सकते हैं जून के महीने में आपने रिपेयर करा दिया,
लेकिन पेमेंट जो है आपने अगस्त में कर ली, अगस्त में आपने पेमेंट कर लिया, तो सर क्या फर्क पड़ेगा मैं कब पेमेंट करूं, ये तो एक ही साल में तो हो रहा है, रिपेयर भी हो रहा है इसी साल में, पेमेंट भी हो रहा है इसी साल में। ऐसा नहीं है, मैंने आपको कहा कि जिस साल आप टीडीएस काटोगे, जिस साल आप टीडीएस काटोगे, सॉरी जिस महीने आप टीडीएस काटोगे उसके अगले महीने आपको टीडीएस जमा करना है। अगर आप ऊपर देखोगे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डिपॉजिट टीडीएस इन गवर्नमेंट अकाउंट मंथली, मतलब जो जून का टीडीएस होगा, जुलाई में आपको उसका पेमेंट सरकार को करना पड़ेगा, और अगस्त में जो करोगे इसका पेमेंट सितंबर में करना पड़ेगा। अब आपने ये जो रिपेयर वाली एंट्री है ये तो जून में कर ली, तो बताओ पेमेंट भले ही आपने अगस्त में कर लिया लेकिन खर्चा बुक पहले हुआ है, खर्चा बुक पहले हुआ है, तो सरकार ने कहा कि बेटा अगर कोई खर्चा आप पहले कर रहे हो, खर्चा बुक कर रहे हो, पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो अपने अकाउंट में, मतलब कि अब आपको देना है ये पैसा, तो उसी महीने के अगले जो आने वाला महीना है उसमें इस टीडीएस का पेमेंट कर देना। सर ऐसा भी हो सकता है ना, मान लीजिए जून में हमने रिपेयर करा दिया, खर्चा बुक कर लिया, लेकिन जो पेमेंट है इसने अप्रैल में ही ले ली थी, एडवांस, एडवांस में पेमेंट लिया था, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब अप्रैल में एडवांस में पेमेंट कर दोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मिस्टर ए टू बैंक, आपने इसको मान लीजिए 50,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, ठीक है, ये तो एडवांस में, या इसको मैं एडवांस फॉर रिपेयर लिखूंगा, एडवांस फॉर रिपेयर लिखूंगा 50,000 रुपए। सरकार ने कहा अगर आपने पेमेंट पहले कर दिया तो पेमेंट करते समय टीडीएस काट लेना, लेकिन अगर खर्चा पहले बुक कर लिया तो खर्चा करते समय टीडीएस बुक कर लेना। दोनों में से जो कार्य पहले हो उस कार्य के होने पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। इससे क्या होगा सर कि जिस महीने में हमने खर्चा बुक कर लिया या जिस महीने में हमने पेमेंट कर ली, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों में से जो महीना पहला आएगा, पहले अगर पेमेंट वाला महीना आया, जैसे हमने यहाँ कहा कि अप्रैल में पेमेंट हुआ, तो इसका पेमेंट तो सर मई में करना पड़ेगा, हाँ, और जो जून वाला है अगर आपने खर्चा बुक कर लिया जून में, ये वाला पहले आया और अगस्त में बाद में पेमेंट कर लिया, तो सरकार ने कहा कि आपको जुलाई में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी एक जो नियम बताए हैं, मैंने कहा कुछ सेक्शंस, जैसे मैंने कहा 192, 194 बी, 194 डबल बी, 194 LA, इनमें जो भी टीडीएस कटेगा वो कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और अदर सेक्शंस के लिए क्या है, अदर सेक्शंस, अदर सेक्शंस के लिए है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और पार्टी क्रेडिटेड, at the time of payment or party credited, whichever is earlier, दोनों में से जो कार्य पहले हुआ उसके कार्य के होने पे हम क्या करेंगे, इसको पेमेंट टीडीएस काटेंगे। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि सर टीडीएस को डिपॉजिट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेयर में सबसे पहले काम क्या है, टीडीएस काटना, काटने के बाद इसको जमा करना, पहले तो टीडीएस काटा, काटने के बाद जमा करना, कब काटना है वो तो आपने अभी देखा कि अगर ये 4 पेमेंट्स हैं, ये 4 पेमेंट्स हैं, तो टीडीएस कब कटेगा, पेमेंट के टाइम पे, बाकी कोई पेमेंट है तो कब कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और पार्टी क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। ये तो आपने पहले कार्य का देख लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या पूछेंगे खुद से, टाइम लिमिट, टाइम लिमिट टू डिपॉजिट टीडीएस,
मतलब कि सर ये जो आपने बताया था कि मंथली होता है, तो इसमें क्या टाइम लिमिट देखना। सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति टीडीएस काट रहा है, उसको अगले महीने की 7 तारीख तक ये टीडीएस जमा करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जिसने टीडीएस काटा, कब काटना है वो तो ऊपर डिस्कशन हो चुका। अब इस टीडीएस को कब तक सरकार के पास जमा करना है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि जिस महीने आपने काटा उसके अगले महीने की 7 तारीख तक ये पैसा सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा तो सर कोई बात नहीं, पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेडी रहिए पेनल्टी के लिए। ओके, तो बात करते हैं कि अगर मैं फॉर द, यहां पे लिखो फॉर द मंथ्स अप्रैल टू फेब, अप्रैल से लेकर फेब तक ऑन और बिफोर 7th डे ऑफ, या ऐसे लिखो 7th डे from the end of each month। मतलब अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च इसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने कहा कि अप्रैल से लेकर फेब तक। अप्रैल का बताओ कब तक डिपॉजिट करना है, अप्रैल मई 7 तारीख से पहले पहले, मतलब मई 7 तारीख लास्ट डेट, मई का 7 जून से पहले पहले, जून का 7 जुलाई से पहले पहले, जुलाई का 7 अगस्त से पहले पहले, ऐसे ही फेब का 7 मार्च से पहले पहले। सर मार्च का क्या सीन है, मार्च का लिखना, मार्च में बहुत सारे काम होते हैं, मार्च जो होता है फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, इसीलिए सरकार ने यहाँ पे थोड़ी सी छूट दे दी है, रिलैक्सेशन दे दिया है कि हाँ और भी बहुत सारे काम होते हैं, फाइनल अकाउंट्स एंड करने होते हैं, फाइनेंस जो हमारी ये होती है फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनको क्लोज करना होता है, पूरे साल का हिसाब किताब करना होता है। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि 1 महीने का टाइम देते हैं, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल, 30 अप्रैल तक का टाइम है आपके पास कि 30 अप्रैल से पहले पहले आप इस टीडीएस को जमा करा दो अगर मार्च का है तो। बाकी के महीने में क्या कहा, बाकी के महीने में वही है सर, जितना आपने टीडीएस काटा है उसको अगले महीने की 7 तारीख से पहले पहले जमा करा दो। क्लियर है बात यहां तक। तो अभी तक हमने 2 चीजें देखी। पहली चीज हमने देखी कि अगर कोई टीडीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो पेयर होता है। पेयर के लिए सबसे पहला काम होता है पेमेंट पे टीडीएस काटना। कब काटेगा, 4 सेक्शन बताइए सर आपने, 192, 194 बी, 194 डबल बी और 194 एल ए। इन 4 सेक्शंस में एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस कटेगा। लेकिन एक सेक्शन, बाकी जितने भी सेक्शंस हैं उन सारे सेक्शंस में आपने कहा कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट और पार्टी क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ये हमने अभी तक का डिस्कशन किया। और फिर हमने देखा कि यदि कोई टीडीएस हमने काटा है तो इसको हमें सरकार को जमा करना पड़ेगा, सरकार को जमा करना पड़ेगा। कब तक जमा कराना पड़ेगा, सरकार ने कहा कि अगर आपका अप्रैल से लेकर फेब तक का कोई टीडीएस है इसको अगले महीने की 7 तारीख को जमा कर दो। मतलब अप्रैल का मई 7 तक, मई का जून 7 तक, जून का जुलाई 7 तक, फेब का मार्च 7 तक जमा करना पड़ेगा। लेकिन यदि मार्च का कोई टीडीएस आपने काटा है तो इसको आप 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं। क्लियर बात यहां तक। ओके, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम खुद से पूछेंगे उसमें हम क्या बताएंगे खुद को कि अगर हमने टीडीएस जमा करा दिया, टीडीएस जमा करने के बाद हमें सरकार को हिसाब देना है कि ये जो टीडीएस है ये किसका है। उसके लिए हम क्या करते हैं, टीडीएस का रिटर्न भरते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा टाइम लिमिट,
टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न्स, हमें देखना पड़ेगा कि हम क्वार्टरली रिटर्न कब भर सकते हैं। तो पहला क्वार्टर मैं यहां पे लिखता हूं। पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल, मई और जून। दूसरा क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चौथा क्वार्टर जैन, फेब और मार्च। ये 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पास। तो सरकार ने कहा कि आपको टीडीएस रिटर्न भरना है पहले क्वार्टर का। तो जिस दिन क्वार्टर खत्म होगा उसके अगले महीने की अंतिम तारीख तक भर देना। मतलब यहां पे जून खत्म हुआ तो इसकी डेट क्या होगी, 31 जुलाई। यहां पे डेट बताओ, 31 अक्टूबर। यहां पे डेट बताओ, 31 जनवरी। यहां पे डेट बताओ। यहां पे रुको, ऊपर 3 आपने बताया, सही बताया, लेकिन यहाँ पे सरकार ने कहा भाई साहब बहुत सारे काम होते हैं और अप्रैल तो वैसे भी 31 का नहीं आता है, वो तो 30 का ही आता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने यहाँ 1 महीने ना करके 2 महीने का टाइम दे दिया और कहा कि आप यहाँ 31 मई तक अपना क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं। इसीलिए अगर आपने कभी सुना होगा कि रिटर्न जो भरे जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहा हूं, वो भरे जाते हैं मई के बाद, ताकि आपको पता चल जाए कि कभी हमारा कोई टीडीएस का अमाउंट पेमेंट पेंडिंग रहता है तो उसको बाद में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न जब भरते हैं 31 मई के बाद ही भरते हैं, ताकि उस टाइम तक हमारा सारा टीडीएस सरकार के खाते में जमा हुआ होगा, हम उसको बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारी बात हो रही थी टाइम लिमिट टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न। तो मैंने कहा पहला क्वार्टर जो होता है, पहला क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, इसका बताओ रिटर्न कब जाएगा। इसका रिटर्न जाएगा सर 31 जुलाई को। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका रिटर्न कब जाएगा सर, इसका रिटर्न जाएगा 31 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर इसका रिटर्न कब जाएगा सर, इसका रिटर्न जाएगा जनवरी 31 को। जनवरी, फेब और मार्च, इसका रिटर्न कब जाएगा, इसका रिटर्न जाएगा 31 मई को। अगर कभी कंफ्यूजन लगे तो बस इतना याद रखना है कि सारी ऊपर 31 आ रहे हैं, एक 30 हुआ थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए सबको 31 पे लाना है और 31 मई तक इसको ये करना है। अगर हमारी मीटिंग एंड हो गई तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम।